वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपके सामने असेसमेंट फॉर लर्निंग में स्टैटिक्स का मीनिंग्स क्या होता है, स्टैटिक्स का जो डेफिनेशन क्या क्या है और स्टैटिक्स का इम्पोर्टेंस और उसके फंक्शंस के बारे में हम चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करता हूँ कि स्टैटिक्स आखिरकार किस प्रकार से इसको डिस्क्राइब किया गया है और क्यों हमको एजुकेशन में या शिक्षा मनोविज्ञान में या असेसमेंट फॉर लर्निंग में स्टैटिक्स की आवश्यकता पड़ती है। तो ये आप थोड़ा समझ आएंगे कि क्या क्या इसके इम्पोर्टेंस है और क्यों इसकी हमें नीड्स पड़ती है, ख़ास तौर पर असेसमेंट में। तो आइए कोशिश करते हैं। सांख्यिकी का अर्थ एवं परिभाषा। स्टैटिक्स जर्मन भाषा के शब्द स्टैटिक STATIS और लैटिन भाषा के स्टेटस से लिया गया है। इसका अर्थ है कि राज्य अथवा सरकार। विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन और विलियम वुडवर्थ ने भी स्टैटिक्स शब्द का प्रयोग राज्य की लेखा जोखा अधिकारियों से किया था। जर्मन के गणिताचार्य गॉटफ्राइड एकेनवाल को सांख्यिकी का जन्मदाता कहा जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम कह सकते हैं कि सांख्यिकी को आगे बढ़ाने में और सांख्यिकी की नींव डालने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वास्तव में सांख्यिकी को राजाओं का विज्ञान कहा जाता है और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी गणना का कार्य लगभग 1400 ईसा पूर्व सम्राट रेमेसिस द्वितीय ने भूमि संबंधी एवं मूसा सम्राट ने व्यक्तियों की गणना हेतु सांख्यिकी के शब्द का प्रयोग किया था या सांख्यिकी का प्रयोग किया था। इसके अलावा कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसमें भी सांख्यिकी का प्रयोग है और अर्थशास्त्र तो आप जानते ही हैं कि सांख्यिकी का ही एक रूप है। लॉर्ड केल्विन का कहना है कि जिस विषय की आप बात कर रहे हैं, यदि आप उसकी माप और उसको संख्याओं के रूप में प्रकट कर सकते हैं या उसको आप अच्छी तरीके से माप सकते हैं, तो शायद आप उसके बारे में कुछ अवश्य जानते हैं। यदि अगर आप उसकी माप नहीं कर सकते हैं, उसको संख्याओं में डिनोट नहीं कर सकते हैं, उसको संख्याओं में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, उसके जितने भी फैक्ट हैं उन फैक्टों को आप ईजिली वे में कह सकते हैं कि स्टैटिक्स के माध्यम से डिस्क्राइब एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते हैं, तो सीधी सी बात है कि उस विषय के बारे में आप कम जानते हैं या आप कम या अल्प ज्ञान रखते हैं। अनातोल फ्रांस के अनुसार यहाँ पे है अनातोल फ्रांस के, यदि वे अर्थात देश गणना नहीं कर सकते तो विश्व में उनकी गणना नहीं होती है। ये सीधी और साफ बात है अनातोल फ्रांस के अनुसार। उन्होंने इसको इसलिए कहा है कि वास्तव में यह देखा जाए कि अगर किसी देश में कैलकुलेशन गणना स्टैटिक्स का प्रयोग नहीं होता है या स्टैटिक्स को एक स्टेटा के रूप में नहीं लिया जाता है, मैथमेटिक्स के रूप में नहीं लिया जा सकता है, तो सीधी बात है कि विश्व में उनकी गणना भी पॉसिबल नहीं होती है। अब आती है बात सांख्यिकी की परिभाषा, और सांख्यिकी की परिभाषा किसने दी है। सबसे पहले इसमें बावले के अनुसार समंक किसी अनुसंधान के किसी विभाग में तथ्यों का संख्या के रूप में प्रकटीकरण है। ये बावले के अनुसार कहा गया। अब जो दूसरी परिभाषा है एकेनवाल के अनुसार, इन्होंने कहा है कि राज्य से संबंधित दोनों ऐतिहासिक एवं विवरणात्मक, जिसको नैरेटिव कहते हैं, महत्वपूर्ण तथ्यों का संग्रह समंक ही सांख्यिकी कहलाता है। उसके बाद टिपेट महोदय के अनुसार
जन सामान्य के लिए समंक केवल संख्याएं हैं और मुख्यतः वह सांख्यिकी समझता है जो वस्तुओं की संख्या के रूप में गणना करते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार स्टैटिक्स के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उन फॉर्म्स में ये क्या क्या है। तो एक तरफ आप देख रहे होंगे स्टेटस, जिसको हमने ये दिखाया है, ऊपर स्टैटिसा, उसके बाद स्टैटिक्स, और उसके बाद साइंस ऑफ स्टैटिक्स क्राफ्ट, और उसके बाद स्टैटिक्स। तो इसमें अलग अलग स्पेलिंग है और इन स्पेलिंगों के आधार पर स्टैटस, स्टैटिसा, और उसके अलावा स्टैटिक्स, उसके अलावा स्टैटिक, और उसके जो नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट। तो इसको इस फॉर्म्स के रूप में देख सकते हैं और इसके आधार पर हम एक आंकलन कर सकते हैं कि इसका जो पूरा मीनिंग है या इसका जो कह सकते हैं डेफिनेशन का जो सार है, जो एंडिंग है, ये इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सांख्यिकी का महत्व क्या है और उसके फंक्शन क्या है। तो नंबर 1 में राज्य और सांख्यिकी का संबंध एक दूसरे से बहुत ही परस्पर होता है, क्योंकि राज्यों में जितने भी कार्य होते हैं, जितने भी भूमि से संबंध या अन्य जितने भी प्रकार के टास्क होते हैं, वो सारा जो है सांख्यिकी पर ही डिपेंडेबल होते हैं। चाहे हम जितने भी डेटा हम लेते हैं, और डेटाओं का संग्रह और डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस, डेटा सिंथेसाइज, डेटा फाइंडिंग्स, ये टोटली डिपेंडेबल होते हैं स्टैटिक्स पे। और स्टैटिक्स एक इन्फेरेंस है अनुमान के आधार पर, और हम अगर कह सकते हैं कि जाति है, धर्म है, और महिला है, पुरुष है, ग्रामीण है, शहरी है, तो इन सबको हम न्यूमेरिकल्स देते हैं और नंबर के आधार पर फिर हम इसको डेटा एनालिसिस का काम करते हैं। तो फैक्टों को नंबर में चेंज करने के लिए, चाहे आपका लंबाई है, चाहे आपकी भार है, चाहे आप ऊंचाई है, चाहे आपके गुण है, रंग गोल, गोरा, काला, लाल, पीला, या आप अलग अलग प्रवासी हैं, तो उसके आधार पर चाहे हम एनिमल्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं या डेटा कलेक्ट कर रहे हैं या आदमियों को कर रहे हैं या अन्य जितने भी हमारे पास और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, संसाधन हैं, पूरा जो हम क्रियाकलाप होता है वो सारा हम न्यूमेरिकल्स में उसको कन्वर्ट करते हैं। ये स्टैटिक्स राज्य और सांख्यिकी का आपसी संबंध। इसीलिए आर्थिक नियोजन में भी जो हमारी इकोनॉमिक्स प्लानिंग बनती है और उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है इसके लिए, और आर्थिक नियोजन हेतु भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है उद्योगों एवं वाणिज्य हेतु। और आप जानते हैं कि कॉमर्स में और इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, इसलिए उसका इम्पोर्टेंस वहाँ भी बहुत है। व्यापार हेतु हमारे जो जितने भी ट्रेड होते हैं उन ट्रेडों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स में ये आप बता ही रहे हैं कि इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा शिक्षा शास्त्र एवं आकलन हेतु, शिक्षा शास्त्र में भी हम कई प्रकार के आकलनों के आधार पर बच्चे के जितने भी क्वालिटियाँ, चाहे उसके एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, इंटरेस्ट है, क्रिएटिविटी है, इंटेलिजेंसी है, या अन्य जितने भी क्वालिटियाँ हैं, चाहे इंडिविजुअल डिफरेंस है, चाहे मोटिवेशंस का है, चाहे पर्सनैलिटीज़ का है, तो कह सकते हैं कि इतने सारे चीज़ों के बारे में जानना और डेटा कलेक्ट करना, वो मैंने बॉक्स फाइल में आपको बताया था। तो हम तथ्यों को जो फैक्ट होता है उन फैक्टों को न्यूमेरिकल में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। कुल मिला के क्वालिटेटिव को क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट करके फिर एनालिसिस करके फिर रिजल्ट आउटपुट करते हैं। तो इसलिए ये जो है हमारे एजुकेशन में भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, ख़ासतौर पर असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए, क्योंकि हमारे पूरी शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ जितनी भी बनती है, टीचिंग लर्निंग जितनी भी प्रोसेस होती है, सिचुएशंस होती है, वो सारा इन्हीं स्टैटिक्स पर डिपेंडेबल होते हैं। क्योंकि हमारा आपने देखा होगा कि मैक्सिमम चाहे वो साइकोलॉजी हो चाहे एजुकेशन हो, जब हम बच्चे का असेसमेंट करते हैं, क्वालिटियों का करते हैं, गुणों का करते हैं, और उन गुणों को आखिरकार फिर हम किस में क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट करके फिर हम उसके बाद रिजल्ट आउटपुट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम कोकुलर एक्टिविटी से लेकर के और जितनी भी टीचिंग उसके जो सीखने की जो योग्यताएं हैं, जो जिज्ञासा है, जो सीखने का आउटपुट है, लर्निंग आउटपुट है, उन सबको फिर उसमें कन्वर्ट करके फिर एक रिजल्ट या ग्रेड देते हैं, या मान के चलो जो भी आप आगे काम करते होंगे उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। अगला आता है कि अनुसंधान तथा मनोविज्ञान में ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सारे रिसर्च में है। और रिसर्च भी हमारे पास अलग अलग प्रकार के रिसर्च होते हैं, मैं बताऊंगा आपको कि रिसर्च कौन कौन से होते हैं।
फंडामेंटल्स होते हैं, हमारे पास एक्शन रिसर्च होते हैं, उसके अलावा हमारे पास अप्लाइड रिसर्च होते हैं, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के जितने भी रिसर्च होते हैं, खास तौर पर उनमें डेटा एनालिसिस के लिए स्टैटिक्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और स्टैटिक्स के आधार पर हम अपने रिजल्ट्स का या अपने डिग्री कह सकते हैं कि अपने जो अनुसंधान कार्य हैं, जो पीएचडी कोर्सेज है, उनकी फाइंडिंग निकालने की कोशिश करते हैं। ये जो हाइपोथेसिस से लेकर के जितने भी हमने हाइपोथेसिस बनाई है, उनकी फाइंडिंग निकालने के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है। और ये जो हमारे अप्लाइड, खास तौर पर साइकोलॉजी में अप्लाइड से रिलेटेड जितने भी हमारे पास शोध होते हैं, अनुसंधान होते हैं, ये इन्हीं बेसिस पर होते हैं। क्योंकि अप्लाइड रिसर्चर्स में हम क्वालिटेटिव्स यानी कि गुणों को जो है कन्वर्ट करके क्वांटिटेटिव में करते हैं, और उसके बाद हम उसमें रिजल्ट आउटपुट करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास आता है कि स्टैटिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है और उसके फंक्शन क्या है, तो इसमें सिंपल सी बात है, बहुत सारे पिछले सालों पूछा गया था, तो 5 नंबर में है, तो इसलिए मैं शॉर्ट में आपको इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला आता है तथ्यों को संख्यात्मक रूप में देना। उसके बाद है जटिल तथ्यों को सरलतम रूप में उसको करना। और कंपैरेटिव स्टडी में इसका बहुत महत्वपूर्ण कह सकते हैं योगदान रहता है। जितने भी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, चाहे हम किसी भी सब्जेक्ट में कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तो उस कंपैरेटिव स्टडी में इसका बहुत रोल हो जाता है। चाहे हम जनसंख्या का कह सकते हैं कि पॉपुलेशन का हमारे पूरे आजीविका पे या क्या असर पड़ता है, या हमारे कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर पर क्या प्रभाव पड़ता है, या प्रोडक्शन का है, उत्पादन का है, या साइंस में, आर्ट्स में, किसी भी सब्जेक्ट में है। तो ख़ास तौर पर ये विज्ञान के विषयों को प्रमाणित करने के लिए जो वहाँ के जितने भी नियम और सिद्धांत हैं, उनको सिद्ध करने की कोशिश करता है। और अगर वो सिद्ध निकलती हैं तो डेफिनेटली है कि स्टैटिक्स उससे ऊपर है, और स्टैटिक्स के द्वारा ही हम उन सिद्धांतों को कह सकते हैं कि उनकी जितनी भी थ्योरियाँ जो उनको भी दूर करने की कोशिश करते हैं, या उनमें जो कमियां हैं उन कमियों को भी दूर करने की कोशिश इसके माध्यम से कर सकते हैं। इसलिए स्टैटिक्स का नॉलेज या स्टैटिक्स का जो ज्ञान है आप लोगों को अवश्य होना चाहिए। तो आशा है कि आप इसको समझ रहे होंगे। उसके बाद है व्यक्तिगत ज्ञानार्जन हेतु। और अगर आपके हो सकता है कि हम कह रहे हैं कि स्टैटिक्स क्यों पढ़ना है, बीएमए स्टैटिक्स है ही, एमए स्टैटिक्स का ही, बीएससी में भी स्टैटिक्स होते हैं। बीएससी में, एमएससी में आपने देखा होगा कि बहुत से प्रकार के आपने स्टैटिक्स के वहाँ पे, चाहे आपने का स्क्वायर टेस्ट किया होगा, टी स्क्वायर टेस्ट किया होगा, या एनालिसिस ऑफ वेरिएंस किया होगा, या एनपीसी वगैरह जितने भी काम होते होंगे आपने एमएससी, बीएससी, बॉटनी, और ख़ास तौर पर बॉटनी और जूलॉजी में मुझे लग रहा है कि वहाँ आपने इसको पढ़ा होगा। उसके अलावा ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी पे भी काम करता है, और इन्फेरेंस साइंस पे तो ये बहुत काम करता है। उसके अलावा ये एस्ट्रोलॉजी से लेकर के और जितने भी तमाम प्रकार के आईसीटीज़ के टेक्नोलॉजी है, या अन्य जितने भी मैथमेटिक्स कल्स के जो हमारे अन्य के माध्यम से नहीं होता है, फ्रैक्टल्स वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। और एंड में इसका अगला है विज्ञान के नियमों की जांच करना। खास रूप में साइंस के नियमों की जांच करता है, और वो नियम अपने आप में कहाँ तक खरे हैं। और वर्तमान में बहुत सारे नियम जो स्टैटिक्स ने साइंस के खारिज किए हैं, और फिर उसको अपने तरीके से एक्सप्लेन किया है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आप एक बच्चे का जो पूरा उसकी जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी को आपने क्वांटिटी में कन्वर्ट करके फिर एक रिजल्ट देना है। तो आप पर डिपेंड है कि इसको आप किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार से समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं, और इसमें आता है कि तथ्यों को विश्लेषित करने में और नीति निर्धारण में सहायक इम्पोर्टेंट होता है। नीति निर्धारण का मतलब आप देख ही रहे होंगे कि जहाँ हमारे सचिवालय होते हैं, या जितने भी हमारे बड़े बड़े अधिकारी जो नीति निर्धारक हैं, वो अपना जब काम करते हैं तो उसको स्टेटस के रूप में लेते हैं, और पूरे डेटा कलेक्ट करके, चाहे पूरा ऑल ओवर द इंडिया का हो या एक राज्य का हो, पूरा डेटा ले करके फिर उसके आधार पर वो एनालिसिस करते हैं कि कहाँ क्या प्लानिंग करनी है, कहाँ कौन सी प्रॉब्लम है। तो उससे फाइंडिंग्स वगैरह निकाले जाते हैं, फिर उन चीज़ों को एग्जीक्यूट किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि उनको वहाँ पे एक मूर्त रूप देने की कोशिश की जाती है। आजकल आप देख ही रहोगे कि जितने भी शोध हो रहे हैं, चाहे ये महामारी से लेकर के, लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको फाइंडिंग निकालने की कोशिश की। तो यही स्टैटिक्स उसमें काम आया है। ख़ास तौर पर किसी ने कहा कि अगर विटामिन डी की ठीक ठाक अगर किसी में
मात्रा है या विटामिन डी वो पर्याप्त रूप से ले रहा है, तो सीधी सी बात है उसमें कोविड का जो है जो इन्फेक्शन है वो कम होगा। या कह सकते हैं कि हमारी इम्यूनिटी पावर से है या हमारे जीन का है या अन्य जितने भी चीज़ों से है, तो इसको अलग अलग एंगल से देखा जा रहा है और पूरे विश्व में इसको अलग अलग एंगल से स्टैटिक्स वाले जितने भी हैं उस पर काम कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं और अपना रिजल्ट देने की कोशिश कर रहे हैं और अनुसंधान करते हैं। तो इसी प्रकार से हम अन्य विषय में भी इसका उपयोग करके, चाहे एक्शन रिसर्च जिसको तात्कालिक कह सकते हैं अनुसंधान करते हैं कि हम एक पूरे स्कूल का या एक एडमिनिस्ट्रेटिव का या स्कूल में बच्चों का एक क्लास का या ऑल ओवर द क्लासों का या पूरे स्कूल का हम एक एक्शन रिसर्च 1 महीने में तैयार करके हम बता देते हैं कि यहाँ ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है और इन कमियों को दूर करने के लिए इस चीज़ का प्रयोग किया जा सकता है। उसके अलावा है परिकल्पनाओं की जांच करने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो छात्रों अभी तो मैंने केवल इसका फंक्शन, इम्पोर्टेंस और इसका नेचर और इसका मीनिंग्स और इसका अर्थ बताने की कोशिश की है कि आखिरकार स्टैटिक्स क्या होती है और ये स्टैटिक्स का सामान्य परिचय है। अब हम स्टैटिक्स के सामान्य परिचय की, वैसे तो स्टैटिक्स में बहुत कुछ है और धीरे धीरे मैं आपको आगे ले जाने की कोशिश करूँगा कि इसमें हमको आखिरकार क्या क्या करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये ठीक ठाक लगे तो आपसे अपेक्षा है कि आप प्रश्न पूछें और आप इसको ज़रूर इसमें रिप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।